हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट फैमिली में एक बार फिर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, मैं जो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवा रहा हूं, इनका आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकें। तो चलिए, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने 1 से 25 क्वेश्चंस को सोल्व किया था। आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 40 ओम के प्रतिरोध में विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा जब प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच विभवांतर 20 वोल्ट है। देखो, इसने रेजिस्टेंस का मान दे रखा है 40 ओम और वोल्टेज का मान दे रखा है 20 वोल्ट। ठीक है, तो धारा का मान पूछा है, तो धारा I बराबर क्या होता है, V अपॉन में R, जहाँ वोल्टेज का मान दिया है 20 वोल्ट और रेजिस्टेंस का मान दिया है 40 ओम। तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 एम्पियर। 0.5 एम्पियर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि यदि 12.25 गुणा 10 की पावर 16 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में चालक के माध्यम से गुजरते हैं, तो विद्युत धारा का मान मिली एम्पियर में कितना होगा। तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है N इंटू ई, जहाँ Q क्या है, आवेश, और N क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और E क्या है, E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से अपने आवेश का मान निकाल देंगे तो कितना आएगा, N का मान कितना दिया है, 12.25 इंटू 10 की पावर 16, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, यह माइनस की पावर है, ये प्लस की पावर है, तो यहाँ पावर आ जाएगी। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। 12.25 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 19.6। ठीक है, तो अभी ये पावर कैंसिल आउट होगी, तो यहाँ पे बचेगा 10 की पावर -3। तो ये Q का मान आ गया 19.6 इंटू 10 की पावर -3 कूलम्ब। ठीक है, और Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर IT भी होता है, जहाँ I धारा और T समय। ठीक है, तो यहाँ से I का मान निकाल देंगे तो कितना आएगा, I बराबर Q अपॉन में T। ठीक है, तो Q का मान कितना दिया है, कितना निकाला आपने, 19.6 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, अपॉन में टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 1 सेकेंड। यहाँ टाइम को अपने सेकंड में लेंगे। ठीक है, यहाँ 1, तो I का मान कितना आ गया, I इक्वल टू 19.6 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर। ठीक है, तो -3, 10 की पावर -3 मतलब मिली एम्पियर, तो इसका I का मान आ जाएगा 19.6 मिली एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 19.6 एम्पियर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक चालक गोले के भीतर विद्युत प्रवाह और क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है। देखिए, एक कोई चालक है, गोली चालक है,
तो उसके अंदर जो विद्युत प्रवाह है और क्षेत्र की तीव्रता होती है वो जीरो होती है, क्योंकि गोलीय चालक के अंदर जो प्रत्येक बिंदु पर उसका विभव होता है वो उसके पृष्ठ के विभव के बराबर होता है। इसीलिए एक चालक गोले के भीतर जो है विद्युत प्रवाह है और क्षेत्र की तीव्रता जो है जीरो होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि स्थैतिक बिजली किससे उत्पन्न होती है। स्थैतिक बिजली मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यदि हम किसी भी कुचालक पदार्थ जैसे कि कांच की छड़ को लेते हैं और उसको रेशम पर अगर रगड़ेंगे तो कांच की छड़ क्या है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरीके से वो आवेशित हो जाती है। ठीक है, और यदि हम उस आवेशित जो कांच की छड़ को कागज़ के टुकड़े या किसी अन्य पदार्थ के टुकड़ों के पास लेके जाएंगे तो वो उनको क्या है, उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यही जो आकर्षित करने का गुण है ना, वो क्या है, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो ऑप्शन ए में दिया है रासायनिक अभिक्रिया से। तो रासायनिक अभिक्रिया से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। घर्षण से, हाँ फ्रिक्शन से होगा ये। ठीक है, और ऑप्शन सी है इंडक्शन से, इंडक्शन से भी होगा। ऑप्शन डी दिया है बोथ फ्रिक्शन एंड इंडक्शन। तो इसका बी और सी ऑप्शन दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ओम के नियम का सही रूप क्या है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी भी चालक के अंदर धारा प्रवाहित की जाती है तो जो उसके सिरों पे लगने वाला विभवांतर यानी वोल्टेज जो होता है वो धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, और कोई भी चालक है यदि उसकी जो भौतिक अवस्थाएं होती है वो अपरिवर्तित रहे। भौतिक अवस्थाएं मतलब कि कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, कंडक्टर का लेंथ और उसका टेम्परेचर आदि ये सभी जो अपरिवर्तित रहें, तो क्या है, जो वोल्टेज और धारा का अनुपात होता है ना वो हमेशा स्थिर रहता है। ठीक है, तो V अपॉन आई बराबर क्या हो गया R, जहाँ R क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, I बराबर V अपॉन में R, और वोल्टेज का मान निकालेंगे तो V बराबर क्या आएगा, I R। ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है I बराबर VR, जो कि बिल्कुल गलत है क्योंकि I बराबर होता है V अपॉन R। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है V समानुपाती I, बिल्कुल सही है। सी में दिया V बराबर IR, ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है बोथ V समानुपाती I एंड V बराबर IR, तो ये दोनों बी और सी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक पायलट तार का सामान्य प्रतिरोध क्या है। जो पायलट तार होता है उसका जो सामान्य प्रतिरोध होता है वो 500 ओम से कम ओम का होता है। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि परिशुद्ध प्रतिरोध है कार्बन रचित प्रतिरोध, वायर वाउंड प्रतिरोध, ऋणात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध या धनात्मक ताप गुणांक प्रतिरोध। तो जो परिशुद्ध प्रतिरोध होता है वो होता है वायर वाउंड प्रतिरोध। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि कुलोम्ब में इलेक्ट्रिकल चार्ज कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। तो इसने क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। तो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि Q आवेश बराबर क्या होता है, Ne, जहाँ N क्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E क्या है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो यहाँ से यदि हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो N बराबर कितना आएगा, N बराबर Q अपॉन में E। Q का मान कितना दिया है, कुलोम्ब यानी 1 कुलोम्ब, और एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.25 इंटू
10 की पावर 18, ठीक है। तो 6.25 इंटू 10 की पावर 18 किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इनमें से क्या ओम के नियम में नहीं है? तो जो ओम का नियम है वो नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया और इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हो गए, वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, इन पर क्या है, इन पर लागू नहीं होता है। तो जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर पे ओम का नियम लागू होता है, डीसी सर्किट पर भी ओम का नियम लागू होता है और हाई वोल्टेज सर्किट में भी ओम का नियम लागू होता है। और वैक्यूम ट्यूब्स जो है इस पर ओम का नियम लागू नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि स्वैम्पिंग प्रतिरोध किस पदार्थ से बनता है? देखिए स्वैम्पिंग जो प्रतिरोध है वो मैग्नीन और तांबे की मिश्र धातु से बनता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? उष्मा का एक बॉडी से दूसरे तक संचरण के लिए, देखिए उष्मा जो होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है, ठीक है। तो मान लें कि ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है और इन दोनों का टेम्परेचर, इसका भी 45 डिग्री है और इसका भी 45 डिग्री है। तो उष्मा जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो होती है। तो इन दोनों बॉडीज़ का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल समान है। तो जो उष्मा है ना तो इधर स्थानांतरित होगी ना ही इधर होगी, ठीक है। और यदि मान लो इन दोनों बॉडी का टेम्परेचर अलग अलग है, जैसे कि इसका 45 डिग्री हो गया और इसका 30 डिग्री हो गया, तो क्या है, जो उष्मा होगी वो बॉडी ए से बॉडी बी की ओर फ्लो होगी, ठीक है। तो अगर दोनों का टेम्परेचर समान होगा तो जो है उष्मा का स्थानांतरण नहीं होगा। और यदि दोनों की बॉडी टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है कि उष्मा जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? दोनों वस्तुओं का तापमान अलग अलग होना चाहिए। ऑप्शन बी दिया है कम से कम एक वस्तु का उष्मा का कुछ सोर्स होना चाहिए, दोनों वस्तुएं संपर्क में होनी चाहिए, दोनों वस्तुएं ठोस होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों वस्तुओं का तापमान जो है अलग अलग होना चाहिए, तभी क्या है उष्मा का एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक उसका ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि शीशे की प्रतिरोधकता क्या है? देखिए प्रतिरोधकता क्या होती है? प्रतिरोधकता किसी भी चालक का वह गुण है जो कि उसके धारा के प्रवाह में बाधा उत्पन्न करे, ठीक है। तो इसकी प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है? ओम मीटर, ठीक है। तो शीशे की प्रतिरोधकता क्या होती है? 20.8 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि उच्च वोल्टता परिपथ का इंसुलेशन प्रतिरोध डैश के क्रम में होता है। देखिए जो हाई वोल्टेज परिपथ का इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा मेगा ओम में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में किलो ओम के टर्म में दिया है, तो ये तो ऑप्शन पहले डिलीट कर देंगे, क्योंकि इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो है मेगा ओम में होता है, ठीक है। तो मेगा ओम में कितना होता है? 1000 मेगा ओम। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग डैश ओम होता है। तो मानव शरीर का प्रतिरोध लगभग 1000 ओम होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विद्युत विभव की एसआई इकाई क्या है। देखिए जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी की इकाई क्या होती है, सीमेंस। और आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई होती है कूलम्ब। ठीक है, और रेजिस्टेंस की इकाई होती है ओम्स, और वोल्टेज की इकाई होती है वोल्ट। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है, विद्युत विभव की एसआई इकाई। तो विद्युत विभव मतलब वोल्टेज, वोल्टेज की एसआई इकाई क्या होती है, वोल्ट्स होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है तो इसे क्या कहा जाता है। देखिए जो प्रतिरोध ओम के नियम का पालन करता है वो रेखीय प्रतिरोध कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि विद्युत दाब को डैश के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। विद्युत दाब यानी इलेक्ट्रिकल प्रेशर। तो जो वोल्टेज होता है उसको दूसरे शब्दों में विद्युत दाब भी कहते हैं, क्योंकि वोल्टेज विद्युत धारा के प्रवाह के लिए उस पर दबाव डालता है। ठीक है, तो इसको विद्युत दाब के नाम से भी जाना जाता है। तो विद्युत दाब को वोल्टेज के रूप में भी प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि एक आवेशित कण के कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। देखिए एक आवेशित कण है, उसके कार्य करने की क्षमता को विद्युत विभव ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है। देखिए ओम का नियम नॉन ओमिक कंडक्टर जैसे कि सेमी कंडक्टर्स हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गया, वैक्यूम ट्यूब्स हो गया, इन सभी पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए में क्या दिया है, कार्बन प्रतिरोधकों पर, कार्बन प्रतिरोधकों पर ये लागू होता है ओम का नियम। ठीक है, और निर्वात नलिकाओं पर बिल्कुल नहीं होता है इस पर, और विद्युत धारा के कम घनत्व वाले परिपथों पर भी लागू होता है, ये हाई वोल्टेज सर्किट पर भी लागू होता है। लेकिन ये जो वैक्यूम ट्यूब्स है इस पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसमें पूछा क्या है, ओम का नियम किस पर लागू नहीं होता है पूछा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा क्या है ध्यान से पढ़ा करो, क्योंकि क्वेश्चन में विद्यार्थी क्या है कि क्वेश्चन को पढ़ने में ही मिस्टेक कर देते हैं, तो उसका आंसर भी उसी हिसाब से देते हैं फिर वो। ठीक है, तो आंसर को थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। ठीक है, तो इसका हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि दो आवेशित निकायों में डैश एक समान हो तो उनमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। देखिए ये रेजिस्टेंस आर है, इसमें से प्रवाहित होने वाली धारा का मान आई दिया हुआ है, और इसके सिरों पर जो विभवांतर लगाया गया है वो है वी ए और वी बी। यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन में आर। मान लें कि वी ए और वी बी का मान 10 वोल्ट दिया है, वी ए का मान भी 10 वोल्ट है और वी बी का मान भी 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस का मान 20 ओम दिया है। तो यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, वी ए माइनस वी बी अपॉन में 20। कितना आया, इसको सोल्व करेंगे तो 0 एम्पीयर आया। मतलब कि यदि उसके सिरों पर लगाया गया विभवांतर अगर समान होगा तो उस रेजिस्टेंस में से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। ठीक है, और यदि सिरों पर लगाया गया विभवांतर जो है वो अलग अलग है, मान लेते हैं वी ए का मान दिया है 10 वोल्ट और वी बी का मान दिया है 5 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 20, तो यहाँ से धारा का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 5 अपॉन में 20 यानी 0.25 एम्पियर। ठीक है, तो यहाँ इसमें क्या दिया है कि यदि दो आवेशित निकायों में डैश एक समान हो तो उनमें से कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि सिरों पर लगाया गया अगर विभवांतर समान होगा तो उस सर्किट में कुछ भी मतलब कि 0 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, कार्बन प्रतिरोध से संयोजन क्या है। देखिए कार्बन प्रतिरोध जो होता है वो ठोस से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक का संगठन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में क्या दिया है, ठीक से अलग किया हुआ कार्बन ब्लैक, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्रिस्टल में परमाणु कंपन की आवृत्ति को निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है। क्रिस्टल का ऊष्मा तत्व, क्रिस्टल का तापमान, या उसमें पड़ोसी के साथ बनाए हुए आबंधों की कठोरता, क्रिस्टल में प्रति इकाई परमाणुओं की संख्या। तो क्रिस्टल में जो परमाणु कंपन की आवृत्ति होती है उसको उसमें पड़ोसी के साथ बनाए हुए आबंधों की कठोरता को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, सिस्टम के लिए शून्य प्रारंभिक स्थिति का क्या अर्थ है। देखिए शून्य प्रारंभिक स्थिति का मतलब होता है कि सिस्टम जो है रेस्ट कंडीशन में है और उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की एनर्जी जो है स्टोरेज नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, शून्य इनपुट संदर्भ संकेत, शून्य संचित ऊर्जा, प्रारंभ में गतिज भाग में कोई गति नहीं, या प्रणाली स्थिर है और इसके किसी भी घटक में कोई ऊर्जा संग्रहित नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम निम्नलिखित में से किसके लिए वैध है। तो ओम का नियम ऑल कंडक्टर्स पर लागू होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। और बी क्या दिया है, सभी गैर रेखीय उपकरण के लिए। तो ओम का नियम ओनली रेखीय उपकरण के लिए ही लागू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, ऑल टेम्परेचर। ओम के नियम की शर्त है कि जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, सभी तापमान पर। सभी तापमान पर ये ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया है, सभी धातुओं पर। तो सभी धातुओं पर ओम का नियम एप्लीकेबल नहीं होता। जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेज हैं वो विभिन्न प्रकार की धातुओं से मिलकर बनी होती है, तो उन पर भी जो ये ओम का नियम है ये एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी इसका गलत हो जाएगा। तो ए में क्या दिया है, ऑल कंडक्टर्स। ऑल कंडक्टर्स पे ओम्स का नियम एप्लीकेबल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथन के लिए कौन से विकल्प गलत हैं यदि तीन प्रतिरोधों को समांतर कहा जाता है। देखिए यदि हम प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो उनमें जो बहने वाली धाराएं होती हैं वो प्रत्येक प्रतिरोध में अलग अलग होगी और जो वोल्टेज होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध पर समान होगा। ठीक है, और इन प्रतिरोधों के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, जो टोटल धारा होती है वो प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, सभी प्रतिरोध शुरू से अंत तक जुड़े हुए हैं। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके समांतर कॉम्बिनेशन में क्या होता है, पहला टर्मिनल एक सिरे से और दूसरा टर्मिनल भी एक सिरे से जुड़ा हुआ होता है। ऑप्शन बी में क्या है, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा अलग अलग और ओम के नियम से ज्ञात की जा सकती है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी में क्या दिया है, सभी प्रतिरोधों में विभवांतर समान है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी में क्या दिया है, कुल धारा तीनों अलग अलग धाराओं का योग है। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज की इस वीडियो में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इनका आप प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी भी क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी को और भी इम्प्रूव करने के लिए जुड़े रहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सक्सेस पॉइंट परिवार के साथ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।